दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है थोड़ी लंबी स्टोरी है, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसी को मैं कोशिश करूँगा कि उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ करूँ, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उसको सिर्फ मैं ट्रांसलेट करूँगा। तो दोस्तों, चलिए अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डिवाइन मंत्रा। दोस्तों, डिवाइन एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दिव्य, दिव्य मंत्रा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रम अगेन गॉट होल्ड ऑफ बेताल एंड स्टार्टेड अ फ्रेश जर्नी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ऐसे वाक्यों में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गेट होल्ड का मतलब होता है पकड़ लेना, और सेकंड फॉर्म में गॉट होल्ड। विक्रम अगेन गॉट होल्ड ऑफ बेताल का मतलब हुआ कि विक्रम ने बेताल को दोबारा पकड़ लिया। एंड स्टार्टेड अ फ्रेश जर्नी, और एक नई यात्रा शुरू की। आफ्टर ए वाइल बेताल ऑल्सो अनलीस्ड अ फ्रेश स्टोरी। आफ्टर ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर बाद। बेताल ऑल्सो अनलीश। दोस्तों, अनलीश का अर्थ होता है शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म है। आफ्टर ए वाइल कुछ समय के बाद बेताल ऑल्सो अनलीस्ड अ फ्रेश स्टोरी। बेताल ने भी एक नई कहानी शुरू की। चलिए दोस्तों, यहाँ से ये कहानी शुरू होगी। आप इसको ध्यान से सुने ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ सकें। A young Brahmin named Vijay lived in a city called विष्णुपुर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लिव मतलब रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। अ यंग ब्राह्मण, एक जवान ब्राह्मण, नेम्ड विजय, विजय नामक एक जवान ब्राह्मण रहता था। इन ए सिटी, एक शहर में, कॉल्ड विष्णुपुर, विष्णुपुर नामक शहर में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक युवा विजय नामक ब्राह्मण एक विष्णुपुर नामक शहर में रहता था। ही गॉट मैरिड टू द प्रेटी डॉटर ऑफ अनदर ब्राह्मण। दोस्तों, ये भी पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, जहाँ के सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गेट मैरिड का मतलब होता है विवाह हो जाना, सेकंड फॉर्म में गॉट मैरिड। ही गॉट मैरिड टू द प्रेटी डॉटर ऑफ अनदर ब्राह्मण। प्रेटी मतलब सुंदर। उसका विवाह एक दूसरे ब्राह्मण की सुंदर बेटी से हो गया। द कपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। लिव का मतलब रहना, और दोस्तों कपल का मतलब होता है जोड़ा, दंपत्ति। और ये जो दंपत्ति था, जोड़ा था, लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, वो एक खुशहाल जीवन जीने लगा। विजय लव्ड हिज वाइफ लाइक हिज ओन लाइफ। जो विजय था वो अपनी पत्नी को अपने खुद के जीवन के समान प्यार करता था। हिज वाइफ ऑल्सो लव्ड हिम इंटेंसली। इंटेंसली का मतलब होता है गंभीरता से, और ये एडवर्ब है। उसकी पत्नी भी उसे गंभीरता से प्यार करती थी। आफ्टर ए टाइम विजय's वाइफ वॉज इन द फैमिली वे। और जो उसकी कुछ समय के बाद जो विजय की पत्नी थी वॉज इन द फैमिली वे, वो एक पारिवारिक माहौल में थी, पारिवारिक। विजय वॉज ओवरजॉयड। जो, और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। जो विजय था वॉज ओवरजॉयड, वो अत्यंत खुश था। एज ही वॉज गोइंग टू बिकम अ फादर, क्योंकि वह पिता बनने जा रहा था। और दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, जहाँ पर वॉज वर्ड के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? विजय वॉज ओवरजॉयड एज ही वॉज गोइंग टू बिकम अ फादर। विजय बहुत खुश था, अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि वह पिता बनने जा रहा था। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज वाइफ। और उसने अपनी पत्नी की बहुत अच्छी देखभाल की। बोथ ऑफ देम वांटेड अ सन। वांट मतलब चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट का ही वाक्य है। बोथ ऑफ देम वांटेड ए सन। वे दोनों एक बेटा चाहते थे।
दे ऑफन प्रे टू गॉड टू ब्लेस देम विद अ सन। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। ऑफन मतलब अक्सर। दे ऑफन प्रे टू गॉड, वह अक्सर भगवान से प्रार्थना करते थे, टू ब्लेस देम विद अ सन, कि वह उन्हें एक बेटा दें। चलिए आगे देखिए। द टाइम पास्ट फास्ट। टाइम पास का मतलब समय गुजरना, और ये सेकंड फॉर्म में जो समय था वो तेज़ी से गुजरा। द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड हैड अराइव्ड। जो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड हैड अराइव्ड का अर्थ हुआ कि बच्चे के जन्म का, डिलीवरी मतलब जन्म, बच्चे के जन्म का समय आ चुका था। एज द वूमेन स्टार्टेड फीलिंग बर्थ पैंग्स। दोस्तों बर्थ पैंग्स का मतलब होता है जो प्रसव पीड़ा होती है। जब कोई महिला गर्भवती होती है और उसको प्रसव पीड़ा हो तो उसको बर्थ पैंग्स कहा जाता है। एज द वूमेन स्टार्टेड फीलिंग बर्थ पैंग्स, और जब महिला को जो प्रसव पीड़ा थी वो होने लगी, अ दाई नर्स वॉज कॉल्ड इन। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि जब महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, एक दाई को बुलवाया गया। द डिलीवरी केस हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जटिल। द डिलीवरी केस हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड, और ये जो डिलीवरी का केस था, मामला था, वो जटिल बन चुका था। द सिचुएशन वॉज बिकमिंग वर्स। जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वॉज बिकमिंग वर्स, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। देन द ट्रेजिडी अकर। ट्रेजिडी का मतलब होता है कोई हादसा, दुखद घटना। उसके बाद जो दुखद घटना थी वो हुई। द मदर एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड बोथ डाइड। दोस्तों अनबॉर्न का मतलब होता है अजन्मा, जिसका भी जन्म ना हुआ हो, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डाई मतलब मरना, सेकंड फॉर्म डाइड। द मदर एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड, माँ और उसका अजन्मा बच्चा, बोथ डाइड, दोनों की मृत्यु हो गई। द सैड न्यूज़ डिवास्टेटेड विजय। दोस्तों डिवास का मतलब होता है सदमाग्रस्त कर देना, बिल्कुल किसी को तबाह कर देना। तो क्या अर्थ हुआ, ये जो ये सैड न्यूज़ था, ये जो दुखद खबर थी, डिवास्टेटेड विजय, उसने विजय को बिल्कुल तबाह कर दिया। ही पिटिएबली वेप। पिटिएबली का मतलब होता है दयनीयता से, वो दयनीयता से रोया। फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। एंड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, और उसने जीवन में अपना जो पूरा इंटरेस्ट था, जो उसकी रुचि थी, वो उसने गंवा दी, खो दी। फॉर हिम वर्ल्ड हैज़ बैरन नाउ। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, BARREN बैरन एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बंजर। उसके लिए जो दुनिया थी, संसार था, वॉज बैरन नाउ, वो अब वीरान मतलब बंजर हो चुका था। ही गेव अप वर्ल्डली लाइफ। दोस्तों गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, सेकंड फॉर्म में गेव अप। पास्ट का ही वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही गेव अ वर्ल्डली लाइफ। वर्ल्डली एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सांसारिक लाइफ मतलब जीवन। उसने जो सांसारिक जीवन था उसका त्याग कर दिया। एंड बिकेम एन एसेटिक। दोस्तों एसेटिक का मतलब होता है कोई साधु, सन्यासी, कोई ऐसा वैरागी, सन्यासी को एसेटिक कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ कि उसने सांसारिक जीवन छोड़ दिया। एंड बिकेम एन एसेटिक, और वो एक सन्यासी बन गया। टू रोम इन जंगल्स, जंगल में घूमने लगा। एंड लैंड्स एमलेसली, मतलब जंगलों में और पहाड़ लैंड्स ज़मीनों में। एमलेसली का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के। विशिंग फॉर डेथ, अपनी मृत्यु की इच्छा करता हुआ। द मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। हॉन्ट का अर्थ होता है तंग करना, परेशान करना। अक्सर ऐसी यादें जो हमें दुखी करती हो, परेशान करती हो, इस तरह की यादों को हॉन्ट कहा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई पास्ट में बीते समय में कोई हादसा हुआ और वो यादें उसको बार बार परेशान करें, दुखी करें, उसको हॉन्ट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द मेमोरीज ऑफ हिज वाइफ, जो मेमोरी थी मतलब जो यादें थी उसकी पत्नी की, कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम, वो उसको लगातार परेशान करती थी। ही ट्राइड टू डू पेनेंस। दोस्तों पेनेंस को नोट कर लीजिए, पेनेंस का मतलब होता है तपस्या, और ये पास्ट का ही वाक्य है, सेकंड फॉर्म में यहाँ लगाई गई है। ही ट्राइड टू डू पेनेंस, उसने तपस्या करने की कोशिश की। बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, लेकिन वो
कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। और दोस्तों यहाँ कुड का यूज़ किया गया। कुड का यूज़ जब किया जाएगा जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे वाक्य शब्द वाक्य की टेल पर आएँ, तो ऐसे वाक्यों में कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। यदि नेगेटिव का सेंटेंस है तो कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही ट्राइड टू डू पेनेंस बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट। उसने तपस्या करने की कोशिश की लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। ही इवन थॉट ऑफ एंडिंग हिज लाइफ। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही इवन थॉट ऑफ एंडिंग हिज लाइफ। दोस्तों इवन का मतलब होता है भी। उसने अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा। वन डे ही स्टूड ऑन अ हिल टॉप मेकिंग अप हिज माइंड टू जंप टू दैट। एक दिन ही स्टूड ऑन ए हिल टॉप, और इस ये भी पास्ट का वाक्य है। स्टैंड मतलब खड़ा होना, सेकंड फॉर्म स्टूड। एक दिन वह एक हिल टॉप मतलब कि पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया। मेकिंग अप हिज माइंड सोचते हुए, टू जंप टू डेथ मतलब वो वहाँ से कूद कर मरने की सोचते हुए वो उस हिल टॉप पर खड़ा हो गया, मतलब पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया। सडनली सम वन पुट हिज हैंड। और अचानक सम वन पुट हिज हैंड, किसी ने उस पर हाथ रखा। ऑन हिज शोल्डर, किसी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। ही लुक्ड बैक, उसने पलट कर देखा। टू फाइंड एन एसेटिक, और उसने एक सन्यासी को या कह सकते हैं उसने एक साधु को पाया। आगे देखिए। सन द लाइफ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। सन द लाइफ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड का अर्थ हुआ कि बेटा जीवन ईश्वर का उपहार है। थ्रोइंग इट अवे, इसको फेंकना वुड मीन इंसल्ट टू द क्रिएटर। मतलब यदि आप इसको गंवाते हो, फेंकते हो, इसका ये अर्थ होगा इंसल्ट टू द क्रिएटर की जो क्रिएटर है जिसने इसको बनाया है उसका ये अपमान होगा। ओ सेज साधु, आई एम लॉस्ट, मैं हार चुका हूँ। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा? और दोस्तों सेज का मतलब होता है साधु, नोट कर लीजिए। तो वो जो साधु जी थे उन्होंने उसको समझाया कि बेटा ये जो जीवन है वो ये ईश्वर का उपहार है, और यदि आप इसको त्यागते हो तो ये क्या है, एक तरह से क्रिएटर का मतलब ईश्वर का या फिर बनाने वाले का क्या है, ये एक तरह से अपमान है। यदि आप इस जीवन को थ्रो करते हो, फेंकते हो, मतलब इस जीवन की कदर नहीं करते हो। तो उसने क्या कहा कि साधु आई एम लॉस्ट, मैं हार चुका हूँ। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। विजय लेमेंटेड, विजय ने इस बात को कहा। टेल मी योर स्टोरी, मुझे अपनी कहानी बताओ। आई माइट बी एबल टू शो यू द करेक्ट पाथ, शायद मैं आपको एक सही रास्ता दिखा सकूं। शो मतलब दिखाना। द एसेटिक सैद, साधु ने कहा। चल आगे देखिए। विजय टोल्ड हिज स्टोरी, विजय ने अपनी कहानी बताई। द एसेटिक सैड, साधु ने कहा। द डेथ इज इनएविटेबल। दोस्तों ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और इनएविटेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि जिस चीज़ को टाला ना जा सके। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मृत्यु है उसको टाला नहीं जा सकता। हु कम्स मस्ट गो, जो भी आता है उसे अवश्य जाना होगा। इफ़ यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, यदि आप जीवन में रुचि, अपनी जो रुचि है उसको गंवा चुके हो। ट्राई टू क्रिएट न्यू इंटरेस्ट, कुछ नए जो इंटरेस्ट हैं, रुचियां हैं, उनको पैदा करने की कोशिश करो। डोंट क्लिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेज। द गाइडेंस का मतलब होता है किसी की देख रेख। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेज, साधु की देखरेख में। विजय डिड पेनेंस, जो विजय था उसने पेनेंस मतलब तपस्या की। 4 years, कई साल तक। 4 years एंड ईयर्स का मतलब हुआ कई साल तक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेज विजय डिड पेनेंस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। साधु की देखरेख में विजय ने कई साल तक तपस्या की, कई सालों तक तपस्या की। एट लास्ट ही मास्टर्ड द कायकल्प मंत्रा। मास्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में निपुण हो जाना, और अंत में वो कायकल्प मंत्रा में निपुण हो गया। ही हैड ग्रोन ओल्ड, वह बूढ़ा हो चुका था। बट दैट मंत्रा पावर कुड मेक हिम यंग अगेन, लेकिन जो उसकी मंत्रा की पावर थी कुड मेक हिम यंग अगेन, वो उसको दोबारा से जवान बना सकती थी। चलिए आगे देखिए।
वन डे ही डिसाइडेड टू बिकम यंग अगेन, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। एक दिन उसने जवान युवा बनने का फैसला किया। एज ही वॉज रेडी टू यूज़ मंत्र, और जब वह इस मंत्र को उपयोग में लाने के लिए तैयार था। ही कुड नॉट हेल्प क्राइंग, और वह रोने लगा। आफ्टर क्राइंग फॉर सम टाइम, कुछ समय तक रोने के बाद ही काम डाउन, वह शांत हो गया। एंड लाफ्ड, और हंसा। बेताल क्वेश्चन, बेताल ने पूछा। विक्रम डू यू नो, क्या तुम जानते हो। वाई ही क्राइड, कि वह क्यों रोया। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसा। तो जो बेताल था उसने विक्रम से पूछा कि क्या आप जानते हो कि वह क्यों रोया और बाद में वो क्यों हंसा। विक्रम रिप्लाइड, विक्रम ने जवाब दिया। बेताल ही क्राइड, वह रोया बिकॉज ही वॉज प्लंजिंग हिमसेल्फ इनटू द सेम यंग एज, क्योंकि वह दोबारा से अपने आप को उसी यंग एज में, मतलब कि मतलब जो युवा आयु है उसमें वो ले जा रहा था। दैट हैड कॉज्ड सच ट्रेजेडीज टू हिम, जिसके कारण उसको इतनी सारी जो दुख थे वो मिले थे। एंड ही लाफ्ड बिकॉज, और वो इसलिए हंसा बिकॉज ही वॉज गोइंग टू गेट ए न्यू यंग बॉडी, क्योंकि उसे एक नया जवान शरीर मिलने जा रहा था। टू बिगिन ए फ्रेश लाइफ, एक नया जीवन शुरू करने के लिए। चलिए, तो इस चीज़ का मतलब दोस्तों आपको भी समझ आ गया होगा। वो जो व्यक्ति था वो रोया इसलिए क्योंकि वो दोबारा से वही जवानी मतलब कि प्राप्त करने जा रहा था, जिस जवानी के कारण उसको इतने सारे दुखों का सामना करना पड़ा। और वो हंसा क्यों, क्योंकि वो दोबारा से फिर एक नए शरीर उसको मिलने जा रहा था, एक नया जीवन शुरू करने के लिए। बेताल फ्रीड इटसेल्फ, जो बेताल था उसने, फ्री मतलब छुड़ा लेना, आज़ाद करा लेना, सेकंड फ्रॉम फ्रीड। बेताल ने अपने आप को छुड़ा लिया। एंड फ्लू ऑफ, और उड़ के चला गया। विच मेंट, जिसका मतलब था दैट विक्रम्स रिप्लाई वॉज करेक्ट, कि जो इसका मतलब ये था कि जो विक्रम का जवाब था वो बिल्कुल सही था। विक्रम हैड टू वॉक बैक, विक्रम को वापस दौड़ना पड़ा। टू द ट्री, पेड़ के पास। अगेन, दोबारा। टू रिक्लेम द हैंगिंग कॉप्स ऑफ बेताल, मतलब बेताल की लटकती हुई लाश को दोबारा से पकड़ने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और आज मैंने कोशिश की, वैसे कहानी तो बड़ी थी, लेकिन जैसा बिगनिंग में मैंने आपको बताया कि आज मैं इसको सिर्फ ट्रांसलेट करूँगा और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसी को मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।